नमस्ते। आज हम चरक संहिता इस विषय के अंतर्गत चरक सूत्र स्थान के तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने देखा था अपामार्ग तंडुलीय, ये जो सेकंड चैप्टर है सूत्र स्थान का, इसके बारे में हमने पूरा स्टडी किया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको कहा है कि संहिता ये वर्ड जब आपके सामने आएगा तब दो शब्द आपको ध्यान में आने ही चाहिए। वो क्या थे? वो थे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। उसमें हमने देखा था बृहत्त्रयी मतलब सब बड़ी संहिताएं, जो कि मेन संहिता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ये तीनों को मिला के होता है बृहत्त्रयी। और माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश, इन तीनों को मिलाकर होता है लघुत्रयी। तो ये हमने देख लिया था पहले ही लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं? बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के जो आचार्य है उनका काल कौन सा था। तो चरक का काल है दूसरा और तीसरा शतक सदी से पूर्व, ईसवी सन पूर्व दूसरा और तीसरा शतक चरक का काल है। वही सुश्रुत का काल है तीसरा शतक सदी से पूर्व, ईसवी सन पूर्व। और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का काल है छठा ऑब्लिक सातवां शतक। ये आपको ध्यान में रखना है। चरक का काल पूछा जाएगा तो वो रहेगा सेकेंड एंड थर्ड, सुश्रुत का थर्ड, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय का सिक्स्थ और सेवेंथ। इसको याद कैसे करना है उसका ट्रिक मैं आगे बताऊंगा आपको। और लघुत्रयी जो हमने देखा, माधव निदान, शारंदर, भाव प्रकाश, इसका काल क्या है? तो माधव निदान का है सातवां शतक, शारंदर का है तेरहवां शतक और भाव प्रकाश का है 16वां शतक। तो लघुत्रयी का आप एक ट्रिक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आप लिख लीजिए कि भाव मत खा शारंधर। तो भाव का आप मीनिंग ले सकते हैं भाव प्रकाश, मत का आप म से माधव निदान ले सकते हैं और शारंदर का शारंदर। तो लघुत्रयी पूछा जाएगा तो इजीली आप ध्यान में रख सकते हो कि भाव मत का शारंदर। भाव मतलब भाव प्रकाश, मत मतलब माधव निदान और शारंदर का शारंदर। तो माधव निदान का काल क्या बताया गया है? तो सातवां शतक। शारंधर का काल बताया गया है तेरहवां शतक और भाव प्रकाश का काल बताया गया है 16वां शतक। तो ये जो शतक जो है वो कैसे याद रखना है? तो बड़ा सिंपल है इसमें भी। तो माधव, माधव निदान में आप अगर माधव देखेंगे तो MADHAVA। जैसे कि हम आयुर्वेद को आजकल हमने आयुर्वेदा कर दिया है, तो वैसे ही माधव को माधवा कर देना है और शारंगधर को शारंगधरा कर देना है, ए ऐड कर देना है। और ये जो लेटर्स है उसको आपको गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। और माधव हो गया सातवें शतक, शारंदर हो गया तेरहवां शतक। शारंदर का भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया तेरहवां शतक। तो शारंदर और माधव का काल तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। वो हो गया माधव मतलब सात, शारंधर मतलब तेरह। तो अभी भाव प्रकाश का 16 कैसे याद रखेंगे? तो शारंधर का तेरहवां शतक है, उसमें प्रकाश ये कितने वर्ड से? तो तीन है, प्रकाश 1 2 3, तो 13 + 3 16वां शतक। तो लघुत्रयी के आचार्यों का हमने ट्रिक कर दिया कि भाव मत का शारंधर, और उसका हमने शतक का ट्रिक बना दिया कि माधव के इनिशियल्स जो है वो सात हो जाते हैं तो सातवें शतक, शारंधर के 13 हो जाते हैं तो तेरहवां शतक, और भाव प्रकाश में प्रकाश ऐड हो जाता है इसलिए वो 16वां शतक। तो लघुत्रयी आपको अभी इजीली ध्यान में रहेगा। बृहत्त्रयी में हमने देखा था कि चरक का दूसरा और तीसरा शतक सदी से पूर्व, सुश्रुत का तीसरा शतक सदी से पूर्व, अष्टांग संग्रह और हृदय का छठवां या सातवां शतक। तो ये बात हो गई बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में। जैसे हमें बृहत्त्रयी और लघुत्रयी याद में रहना चाहिए, वैसे ही चरक संहिता सूत्र स्थान के बारे में या पूरी ही चरक संहिता के बारे में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमें सूत्र स्थान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने के पूर्व ही पता रहने चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसका वर्णन क्वचित ही किसी ग्रंथ में या किसी बुक में आपको मिलेगा, एक के बाद एक। ये बहुत ही बिखरा हुआ वर्णन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रयत्न है कि सीईटी और पीजी एंट्रेंस के हिसाब से आपको ये सभी वर्णन एक ही नोट्स में और एक ही लेक्चर में मिल जाए। तो ध्यान से मेरे साथ ही आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें कोई कंसेप्चुअल पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रहना या लर्न रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो प्रथम संहिता, हमें पता है कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह हम तो पढ़ते ही है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संहिता कौन सी है,
पृथ्वी तल पर प्रथम संहिता कौन सी है? तो उसका आंसर है ब्रह्म संहिता। प्रथम संहिता कौन सी है? तो ब्रह्म संहिता। ना ही चरक, ना ही सुश्रुत, ना ही वाग्भट, उसका आंसर है ब्रह्म संहिता, ये प्रथम संहिता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देवों में जब हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम कभी विष्णु ब्रह्मा महेश नहीं कहते, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो ब्रह्मा सबसे पहले आ जाते हैं। तो प्रथम संहिता पूछा जाएगा तो देवों में सबसे पहले कौन आता है? तो ब्रह्मा आता है, इसलिए ब्रह्म संहिता ऐसे ध्यान में रखिए। प्रथम संहिता कौन सी है? तो ब्रह्म संहिता। और उसके अंतर्गत कितने अध्याय है? तो 1000 अध्याय है। और श्लोक कितने हैं? तो 1 लाख श्लोक है। 1000 अध्याय है और 1 लाख श्लोक है। ध्यान में रखना है। प्रथम संहिता कौन सी? तो ब्रह्म संहिता। और उसमें 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोक। तो मैंने कहा था कि चरक का काल कौन सा है? तो दूसरी और तीसरी सदी। तो इजीली आप देखिए, पहली संहिता ब्रह्म संहिता है और फिर चरक आ गया, इसलिए उसकी दूसरी और तीसरी सदी ऐसे आप याद रखिए। फर्स्ट का पहला शतक आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें ब्रह्म संहिता बन गई है, ऐसे आप याद करिए। और फिर आ गया चरक, दूसरी और तीसरी शती। फिर सुश्रुत, तीसरी शती। फिर आ गया वाग्भट, क्योंकि वाग्भट या चरक और सुश्रुत दोनों को मिला के तैयार किया गया ग्रंथ है, इसलिए उसको छठी और सातवीं शती। प्रथम संहिता ब्रह्म संहिता। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता कौन सी है, सबसे बड़ी संहिता भूलोक पर कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर है क्षारपाणी। प्रथम संहिता पूछा जाता है तो है ब्रह्म संहिता, जिसके 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोक है। वही अगर भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता पूछा जाता है और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है ब्रह्म संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और क्षारपाणी संहिता, तो आंसर आपको लिखना है क्षारपाणी। लेकिन ये क्षारपाणी संहिता जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, ये अनुपलब्ध है। तो एक क्षारपाणी ये वर्ड जब आपके सामने आता है तो क्षारपाणी कौन थे? तो क्षारपाणी, आप रेफरेंस याद कर लीजिए कि चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय है जिसमें 31वां श्लोक है, जिसमें दिया है अग्निवेशश्च भेड़श्च जतुकर्ण पराशर हारित शारपाणिश्च जगृहुस्तन मुनेर्वचः। तो ये जो 6 शिष्य है, शिष्य कितने हैं? 6। अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, ये 6 शिष्य है। उसमें से एक है क्षारपाणी। और क्षारपाणी जो है उसकी संहिता जो है वो भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता कही गई है। क्षारपाणी की संहिता भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता कही गई है। तो इस 6 शिष्यों के बारे में जब वर्णन आता है तो हमें 2-3 बातें और ध्यान में रखनी है कि आत्रेय के शिष्य कितने थे? तो आत्रेय के शिष्य थे 6। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि आत्रेय के शिष्य कितने थे, तो 6। लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि धन्वंतरी के शिष्य कितने थे, तो धन्वंतरी के 12 शिष्य थे। और एक पॉइंट इसके बारे में आता है कि भास्कर संप्रदाय के कितने शिष्य थे, तो 16। तो मैंने आपको बताया कि आत्रेय के शिष्य कितने थे? 6, जिनका नाम है अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। और क्षारपाणी जो संहिता है वो भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता है। वही धन्वंतरी के अगर शिष्य पूछे जाएंगे तो वो है 12, और भास्कर संप्रदाय के पूछे जाएंगे तो वो रहेंगे 16। तो ये भास्कर संप्रदाय जो है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो उसका आंसर है ब्रह्म वैवर्त पुराण। भास्कर संप्रदाय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो उसका आंसर है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो आत्रेय के शिष्य 6 है, धन्वंतरी के शिष्य 12 है, और भास्कर संप्रदाय के शिष्य है 16। ठीक है। तो जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं अलग अलग क्लब्स होते हैं, वैसे ही न्यूयॉर्क में चरक का भी एक क्लब स्थापन हुआ था, और वो हुआ था 1898 में। न्यूयॉर्क में चरक क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1898 में। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रख लीजिए इसको कि चरक क्लब की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1898 में। और कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में। ये कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, ये आपको लर्न करना ही है। तो ध्यान में रखिए कि आत्रेय के कितने शिष्य थे? तो 6। धन्वंतरी के कितने थे? तो 12। और भास्कर संप्रदाय के कितने थे? तो 16 शिष्य थे। और वही अगर आत्रेय कितने थे ऐसा पूछा जाएगा तो आत्रेय कितने थे? तो 3। कौन कौन से थे ये? पुनर्वसु आत्रेय थे, कृष्ण आत्रेय थे और भिक्षु आत्रेय। ऐसा वर्णन हमें मिलता है। 3 आत्रेय, जैसे पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय। शिष्य कितने? आत्रेय के 6, धन्वंतरी के 12 और भास्कर संप्रदाय के 16। भास्कर संप्रदाय का उल्लेख मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में।
और चरक क्लब की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, उसकी सदी थी 1898। अब हम फिर से सूत्रस्थान की ओर आ जाते हैं। तो सूत्रस्थान में हमें अब तक देखा है कि बृहत्त्रय और लघुत्रय, उसके काल भी हमने देख लिए है। प्रथम संहिता पूछा जाएगा तो हम मार्क करेंगे ब्रह्म संहिता को, जिसके अंतर्गत 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोक भी है। और शारपाणी अगर पूछा जाएगा तो वो है भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता। अगर ब्रह्म संहिता में 1000 अध्याय और 1 लाख श्लोक है, तो कुल मिला के चरक संहिता में कितने अध्याय है? तो उसका आंसर है 120। उसका आंसर 120। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आगे का 3 नंबर का पॉइंट है कि अभी कोई भी शिष्य है या कोई भी व्यक्ति है तो उसके ऊपर किसी ना किसी का तो भी प्रभाव होता है, उसी के कारणवश वो कुछ ना कुछ कर पाता है। तो वैसे ही चरक संहिता पर भी एक संहिता का प्रभाव था, जिसका नाम है याज्ञवल्क्य संहिता। जैसे हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है, उसके ऊपर किसका प्रभाव था? तो उसके जो गुरु है रमाकांत आचरेकर, उनका प्रभाव था सचिन पे। तो चरक पे किसका प्रभाव था? तो उसका आंसर है याज्ञवल्क्य संहिता। चरक संहिता पर किसका प्रभाव था? तो याज्ञवल्क्य संहिता। तो आज हमारा बीएमएस का अगर आप सिलेबस या टीचिंग की मेथड देखेंगे, तो उसमें आज अभी एनसीआईएसएम ने फिर से नया रूल ला लिया। उसमें फिर से 1.5 1.5 साल के 3 इयर्स कर लिए, मतलब कितना हो गया वो 4.5 साल। और साथ में हमें 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो आयुर्वेद का शिक्षण पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है आज की सदी में? तो है 5.5 साल। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरी जो टीका है, याज्ञवल्क्य स्मृति की जो मिताक्षरी टीका है, उसमें कहा गया है कि वो टाइम पे आयुर्वेद शिक्षण के लिए 4 वर्ष का काल लग जाता था। आज कितना लग रहा है? तो 5.5 साल। लेकिन मिताक्षरी टीका के हिसाब से उस काल में आयुर्वेद के शिक्षण के लिए 4 साल लग जाते थे। आज 5.5 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप भी है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हम 4.5 साल पढ़ते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप। और पुराने जमाने में 4 साल लगते थे अकॉर्डिंग टू मिताक्षरी टीका। किस पे हुई है मिताक्षरी टीका? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर। और चरक पर किसका प्रभाव दिखता है? तो याज्ञवल्क्य संहिता का। अभी चरक के बारे में आपने एक लाइन तो हर बार पढ़ी होगी कि इसका उपदेष्टा कौन है? तो आत्रेय पुनर्वसु। उसके बाद में तंत्रकर्ता कौन है? तो अग्निवेश। तो हम हर बार पढ़ते हैं कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते और दृढ़बल संपूरिते। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरिते। तो वही संस्कृत यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि मूल उपदेष्टा कौन है? तो आत्रेय पुनर्वसु। उसका तंत्रकर्ता कौन है, क्रिएटर कौन है? तो अग्निवेश है। कब किया इसने क्रिएट? तो 1000 साल ईसवी सन पूर्व, सदी से पूर्व 1000 साल में अग्निवेश में यह तंत्र निर्माण किया है, जिसका नाम है आयुर्वेद, उसमें चरक संहिता। उसका प्रति संस्कर्ता कौन है? तो भाष्यकर्ता कौन है? तो वह है चरक। और उसका काल है 2रा शतक सदी से पूर्व। और इसको संपूर्ण, उसको कंप्लीशन किसने किया है? तो वो दृढ़बल ने किया है। तो दृढ़बल ये संपूर्ण करता तो है ही, साथ ही साथ में प्रति संस्कर्ता भी है। दृढ़बल ये संपूर्ण करता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में प्रति संस्कर्ता भी है। तो दृढ़बल का काल है 4था शतक। तो मूल उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु, तंत्रकर्ता अग्निवेश, प्रति संस्कर्ता चरक, और संपूर्ण करता और प्रति संस्कर्ता है दृढ़बल। आपको ध्यान में रखना है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते और दृढ़बल संपूरिते के साथ साथ प्रति संस्कर्ता भी है। तो चरक संहिता के कुछ अध्याय है जो खुद चरक ने नहीं लिखे हैं, तो वो है दृढ़बल ने लिखे हैं। सारे के सारे चरक संहिता के अध्याय चरक ने नहीं लिखे हैं, तो उसमें से 41 अध्याय जो है वो दृढ़बल ने लिखे हैं। तो वो 41 अध्याय कौन कौन से है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो सूत्र स्थान के जो अध्याय है, उसमें से 13 अध्याय ये चरक ने लिखे हैं। वो 13 अध्याय कौन से है? तो पहले 8 जो अध्याय है वो चरक ने लिखे हैं। साथ ही साथ में अर्श जो अध्याय है वो चरक ने लिखा है। बाद में अतिसार जो अध्याय है चिकित्सा स्थान का, वो चरक ने लिखा है। विसर्प अध्याय है वो भी चरक ने लिखा है। मदात्य जो 24th चैप्टर है चरक चिकित्सा का, वो भी चरक ने लिखा है। और द्विव्रणीय जो चरक चिकित्सा का 25वां चैप्टर है, वो भी चरक ने लिखा है।
इन सब को छोड़ के जो बनते हैं वो है 17 अध्याय। तो चरक चिकित्सा के पहले 8 अध्याय, साथ में अर्श अध्याय जो चरक चिकित्सा 13वां चैप्टर है, साथ में अतिसारी अध्याय चरक चिकित्सा का एक अध्याय, विसर्प चरक चिकित्सा 21st चैप्टर, मदात्य चरक चिकित्सा 24th चैप्टर, चरक चिकित्सा 25 द्विवर्णीय, ये सभी को छोड़ के, मतलब ये 13 को छोड़ के जो 17 अध्याय है वो दृढ़बल में लिखे हैं। साथ ही साथ में कल्पस्थान के पूरे 12 अध्याय और सिद्धिस्थान के पूरे 12 अध्याय जो दृढ़बल ने लिखे। तो चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय किसने लिखे तो दृढ़बल में, और चरक ने कितने लिखे तो 13। उसमें कौन कौन से आते हैं तो पहले 8, बाद में अर्शक 13वां अध्याय, अतिसार 19वां अध्याय, विसर्प 21वां अध्याय, मदात्य 24वां अध्याय, द्विवरणीय 25वां अध्याय, ये चरक ने लिखा है। बाकी के 17 दृढ़बल में लिखे हैं। कल्पस्थान के 12, सिद्धिस्थान के 12, ये टोटल अगर आप कर लेंगे 17 और 12 29 और 29 और 12 41, 41 अध्याय ये दृढ़बल में लिखे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अध्याय दृढ़बल ने चरक संहिता के लिखे हैं। ऑप्शन रहता है 41, 39, 43, 45। तो उसका आंसर लिखना है 41। उसका आंसर क्या लिखना है तो 41। अब हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लाइन ऐसे की ऐसी आपको ध्यान में रखनी है कि बृहत्त्रयी में चरक संहिता मूर्धर्ष मानी गई है। ये मूर्धर्ष जो वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है कि बृहत्त्रयी में चरक संहिता जो है वो मूर्धर्ष मानी गई है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि सूत्र स्थान में कितने चतुष्क है तो 7 चतुष्क है, और हमने अपामार्ग तंडुलीय अध्याय भी देखा था, उसमें वो जो कि था पहले चतुष्क के अंतर्गत। वह अध्याय हारिस संहिता को अध्याय को कहते हैं परिशिष्ट अध्याय, और तंत्रभूषण किसको कहते हैं तो सुश्रुत संहिता के अध्याय को। तो चरक ये वर्ड जब आता है, संहिता जब वर्ड आता है, तो मैंने कहा था कि आपको ध्यान में रखना है बृहत्त्रयी लघुत्रयी, और सिर्फ चरक जब आता है तो चरक ये कौन था, चरक ये मनुष्य कौन था, किसी का तो पुत्र रहेगा। तो ये पुत्र किसका था तो विशुद्ध का पुत्र था। चरक किसका पुत्र था तो विशुद्ध का पुत्र था चरक। किसका शिष्य था तो वैशंपायन का शिष्य था चरक। और किस राजा का वैद्य था तो वो है कनिष्क राजा का वैद्य था चरक। ये लाइन ऐसे ही याद कर लीजिए, मेरे साथ ही याद कर लीजिए, मतलब आगे जाके याद करने का तकलीफ नहीं रहेगा। विशुद्ध का पुत्र था चरक, वैशंपायन का शिष्य था चरक, और कनिष्क राजा का वैद्य था चरक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे विशुद्ध और वैशंपायन में वी समान है, और चरक का क और कनिष्क राजा का क ये भी सेम है। तो आपको ध्यान में रखना है वी और के। चरक का के तो आपको ध्यान में रहेगा कि कनिष्क राजा का वैद्य था चरक, क से कनिष्क राजा आप ध्यान में रखिए। और विशुद्ध पुत्र शुद्ध पुत्र चरक, वैशंपायन का शिष्य चरक, ध्यान में रख लीजिए। साथ ही साथ में भाव प्रकाश ने चरक को शेषनाग का अवतार कहा है। भाव प्रकाश ने चरक को शेषनाग का अवतार कहा है। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि ये जो शेष नाग जो होता है, तो नाग के ऊपर ऐसा हीरा लगा हुआ रहता है वो जो चमकता है। तो चमकता है मतलब चमकने से क्या गिरता है तो प्रकाश गिरता है। तो प्रकाश के प्रकाश जब आता है तो प्रकाश मतलब भाव प्रकाश, ऐसे ध्यान में रखिए। और नाग का शेषनाग, तो भाव प्रकाश के अनुसार चरक ये किसका अवतार है तो शेषनाग का अवतार है। फिर से कहूंगा ये कंसेप्चुअल नहीं है, आपको ये लर्न करना है। तो चरक किसका पुत्र था विशुद्ध का पुत्र था। किसका शिष्य था वैशंपायन का शिष्य था। और किस राजा का वैद्य था, हमने क और क से ध्यान में रखा कि कनिष्क राजा का वैद्य था चरक। क से ध्यान में आता है कनिष्क राजा का वैद्य, विशुद्ध का पुत्र चरक, वैशंपायन का शिष्य चरक। तो चरक संहिता में सूत्र के कितने प्रकार कहे गए हैं। चरक संहिता में जो श्लोक आए हैं, जो सूत्र आए हैं, उसके भी प्रकार किए गए हैं, और वो प्रकार है 4। तो ये सूत्र 4 प्रकार के हैं। तो ये 4 कौन कौन से प्रकार के सूत्र है तो पहला है गुरु शिष्य, गुरु ने कहे गए वचन जो है गुरु शिष्य। शिष्य ने पूछे गए क्वेश्चन है शिष्य सूत्र। फिर इसको प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकीय सूत्र, ऐसे 4 प्रकार के सूत्र चरक संहिता में मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, और संपूरिते कौन था तो दृढ़बल संपूरिते। संपूरिते के साथ साथ हमने देखा था कि दृढ़बल ये प्रतिसंस्कर्ता भी है। उसने कितने अध्याय लिखे हैं तो 41 चैप्टर है। चरक ने कितने लिखे हैं चिकित्सा के तो उसका आंसर है 13। और 2 कौन से ऐसे स्थान है जो पूरे के पूरे दृढ़बल ने लिखे हैं तो उसका आंसर है सिद्धि स्थान और कल्प स्थान।
तो चरक संहिता के अंतर्गत कितने सूत्र कहे गए हैं? तो 4 प्रकार के। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एककीय सूत्र। तो सूत्र 4 प्रकार के हैं, गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता, एककीय सूत्र। अभी आगे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको ये पता नहीं था। तो चरक संहिता जो है, पूरी चरक संहिता में इतिहास ये शब्द जो है वो कितनी बार आया है? तो उसका आंसर है 2 बार आया है। सांख्य शब्द कितनी बार आया है? तो उसका आंसर है 4 बार आया है। वायु के प्रकार कितनी बार आए हैं? तो 5 बार आए हैं। कुल कितने देशों का वर्णन चरक संहिता में मिलता है? तो उसका आंसर है 14। और कितने आचार्यों का वर्णन चरक संहिता में मिलता है? तो उसका आंसर है 64 आचार्य। और कितने योग, कितने कल्प चरक संहिता में वर्णन किए गए हैं? तो उसका आंसर है 1950। 1950 चरक संहिता में कितने योग है? तो 1950। तो 1950 को ही हमारा प्रजासत्ताक दिन भी है, तो रिपब्लिक डे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो कुल योग कितने हैं? तो 1950 चरक संहिता में। फिर से कहूंगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए कि इतिहास शब्द 2 बार आया था, सांख्य शब्द 4 बार आया था, वायु के प्रकार 5 बार आए थे। कुल देश कितने वर्णन किए गए? तो 14। आचार्य का नाम, आचार्य वर्णन कितने बार हुआ है? तो 64 टाइम्स। और योग कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि 1950। 1950। आगे बढ़ते हैं चरक संहिता में ही, कि अयस्य कृति, अयस्य कृति, हमें पता है अयस्य कृति ये जो कल्प है उसका अगर वर्णन पूछा जाएगा तो उसका आंसर है सर्वप्रथम अयस्य कृति। इस कल्प का वर्णन कहाँ आया था? तो सुश्रुत संहिता में आया था। लेकिन अयस्य कृति इस शब्द का अगर उल्लेख पूछा जाएगा कि ये कब आया था, सबसे पहले कब वर्णन आया था, इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस में आया था? तो उसका आंसर है चरक संहिता। तो अयस्य कृति, इस वर्ड का उल्लेख पूछा जाएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इस पे देखिए कि वर्ड का उल्लेख पूछा जाएगा तो आंसर है चरक। और अगर अयस्य कृति का वर्णन एज अ कल्प कहाँ पे आया था सबसे पहले, तो उसका आंसर है सुश्रुत। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि सर्वप्रथम अयस्य कृति अगर शब्द पूछा जाए तो चरक, और कल्प पूछा जाए तो सुश्रुत। फिर चरक संहिता में वर्णन किया गया है स्वभाव परमवाद। तो स्वभाव परमवाद जो है वो चरक ने तो वर्णन किया ही है, तो साथ ही साथ में बौद्ध दर्शन ने भी स्वभाव परमवाद का वर्णन किया है। हमने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान जब पढ़ा था, उस वक्त हमने ये देखा था कि स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक और बौद्ध दर्शन में किया गया है। तो स्वभाव परमवाद मतलब क्या है? तो ये आप ध्यान रखिए कि स्वभाव परमवाद मतलब क्या है। को स्वभाव परमवाद मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन मतलब स्वभाव परमवाद है। इतना ही ध्यान में रख लीजिए आप फिलहाल, बाद में आप जाके फिर से फर्स्ट ईयर का पदार्थ विज्ञान का बुक पढ़ सकते हो। तो इसमें स्वभाव का मतलब क्या है? तो प्रकृति मतलब ही होता है नेचर। और उपरम, स्वभावो परमवाद है ना, स्वभाव उपरमवाद, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है सबसे पहले स्वभाव, फिर आता है उपरम। तो उपरम का अर्थ होता है विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। और वाद मतलब क्या होता है? तो डिस्कशन। तो स्वभाव परमवाद में कौन सा डिस्कशन किया गया है? तो नेचुरल डिस्ट्रक्शन का डिस्कशन किया गया है। तो ये कहाँ पे दिखता है हमें, किस चैप्टर में दिखता है, वर्णन किया गया है? तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय जो 16वां चैप्टर है, उसमें स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक ने किया है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 16वां चैप्टर जिसका नाम है चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय, उसमें स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक ने किया गया है। और उसे ही हम थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। स्वभाव मतलब नेचुरल, प्रकृति, और उपरम का अर्थ है विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, और वाद का मतलब है डिस्कशन, जो हमने अभी देखा है। तो स्वभाव परमवाद अगर पूछा जाए तो उसका वर्णन किया है चरक और बौद्ध ने। चरक संहिता में मनुष्य की परम आयु का भी वर्णन मिलता है, जो कि है 100 ईयर्स। मनुष्य की परम आयु का वर्णन मिलता है जो कि है 100 ईयर्स। चरक संहिता में अगर आपने चिकित्सा स्थान पढ़ा है तो उसमें चरक चिकित्सा के जो पहला अध्याय है, रसायन अध्याय, उसमें कितने कुल रसायन योग है? तो 63। और वाजीकरण के कितने योग वर्णन किए गए? तो उसका आंसर है 50 वाजीकरण के योग चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णन किए गए। ये नंबर से ध्यान में रखना है, 63 रसायन योग है
50 वाजीकरण के योग है। मनुष्य की परम आयु कितनी बताई गई है? तो 100 ईयर्स। ये किसने बताई है? तो वो बताया है चरक ने। और सुश्रुत में कितने बताए गए? तो 120। उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान में रखिए कि चरक ने कितनी बताई है? तो 100 ईयर्स। 63 रसायन योग, 50 वाजीकरण योग। और तो सामान्य रोग कितने हैं? तो उसका आंसर है 48। सामान्य रोग कितने कहे गए हैं चरक संहिता में? तो उसका आंसर है 48। रसायन का अगर न्यूमेरिकल है तो 63, वाजीकरण 50 और सामान्य रोग है तो 48। ये ध्यान में रखना है। बाद में चिकित्सा के भी प्रकार है, द्रव्य अद्रव्य चिकित्सा। तो उसमें अद्रव्य चिकित्सा को क्या कहा गया है? तो उसका आंसर है उपायाभिप्लुत चिकित्सा। उपाय अभिप्लुत चिकित्सा मतलब ही अद्रव्य चिकित्सा है। उपाय अभिप्लुत चिकित्सा मतलब ही अद्रव्य चिकित्सा है। नीचे का पॉइंट आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में कि विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किस व्याधि में आया है। और उसमें आपको ऑप्शन भी ट्रिकी दिए जाते हैं। ऑप्शन ए रहता है ज्वर, बी रहता है उन्माद, सी होता है अपस्मार और डी होता है भूतोन्माद। तो हम इसको मार्क कर देते हैं उन्माद या भूतोन्माद, लेकिन इसका आंसर है विषम ज्वर। पक्का इसको याद कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत लोगों ने इसका गलत भी आंसर किया है, तो यह आप गलत नहीं करना है। विषम ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विषम ज्वर में। ज्वर में भी कौन सा? तो विषम ज्वर में। आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। आगे के जो पॉइंट्स है हम ये अगले अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, या आप याद कर लीजिए कि बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। लघुत्रयी का हमने एक शॉर्टकट कर लिया था। लघुत्रयी के अंतर्गत हमने देख लिया था कि भावमत का शारंदर। लघुत्रय के अंतर्गत हमने क्या देखा है? भावमत का शारंदर। और उसके हमने क्या किया है? उसका ट्रिक क्या किया है? तो माधव जब देखते हैं तो माधव के अंतर्गत आता है 7 वर्ड्स आते हैं माधव के अंतर्गत। और शारंधर के अंतर्गत आते हैं 13 वर्ड्स। इसलिए 7वीं शती और 13वीं शती, और साथ में प्रकाश के 3 ऐड कर देते हैं तो 16वीं शती आ जाती है। साथ में हमने देखा कि भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता कौन सी है? तो शारपाणी संहिता है। प्रथम संहिता कौन सी है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश में पहला कौन आता है? तो ब्रह्मा। इसलिए पहली ब्रह्म संहिता। चरक का काल हमने देखा कि दूसरी और तीसरी शती सदी से पूर्व। सुश्रुत का देखा तीसरी शती, और बाद में हमने वाग्भट का देखा कि छठी और 7वीं शती। ऐसे ही हमने देखा कि 63 रसायन योग है, 50 वाजीकरण योग है, मनुष्य की परम आयु 100 दी है चरक ने। तो यहीं पे रुकते हैं आज, और आगे का जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।